जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। इस क्लासेस में आपसे टेस्ट नंबर हम 3 पर आपसे बात कर रहे हैं, जो कि सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सी सैट के नाम से जाना जाता है। हम आपसे दृष्टि आईएएस के फुल टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 टेस्ट हैं, 20 जो टेस्ट होंगे वह जीएस पेपर नंबर 1 पे होंगे। अब तक जिसके हमने 5 टेस्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जो आपके 10 टेस्ट होंगे वह सी सैट को टारगेट करके होंगे, जिसका हम टेस्ट नंबर 3 आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। और ये पार्ट नंबर आपका 3 है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये क्या है? ये अगर आप देखोगे तो पार्ट नंबर आपका 3 है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब तक हमने इसके 2 पार्ट्स आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। अगर आप भी हमारे एजुकेशन सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप टेलीग्राम पर विजिट करें। एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से आईडी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को वहां पर पा सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा अगर आपको मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से आईडी है, सेम यही लगा हुआ है। आप फेसबुक पर भी, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पर भी सागर चिकार के नाम की आईडी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपका स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। आपका कमेंट्स के माध्यम से भी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करवा दी जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जो लास्ट क्लासेस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि मेट्रो खंभों के ऊपर चल रही है। बिल्कुल, मेट्रो खंभों के ऊपर ही चलती है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 29 मीटर और 20 मीटर अलग अलग है, समतल जमीन पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। सभी ने मेट्रो देखी है। यदि खंभों के पैरों के बीच की दूरी 40 मीटर है तो 2 खंभों के बीच मेट्रो के ट्रैक की लंबाई ज्ञात करें। अब जरा समझना, यहाँ पर एक की जो लेंथ है वो कितनी है, 29 मीटर है। वही दूसरे की जो लेंथ है वह कितनी है, 20 मीटर है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है। अब मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अगर मैं कहूँ यहाँ से, अगर इसको सीधा हम कर दें, मतलब कि मैं कहूँ आपसे कि 29 माइनस 9 तो कितना बचेगा, 20। क्योंकि हम इसमें से क्या करेंगे, आपका इसको निकालेंगे। तो अब ये देखिएगा जरा, जो ऊपर वाला ये जो बच रहा है, ये कितना बच रहा है, यहाँ आपका 9 बच रहा है, और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, अब आपने पाइथागोरस फिर में पढ़ी होंगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पाइथागोरस फिर में पढ़ता है तो वो तो इसका राइट आंसर दे देगा। हमें ए और सी का निकालना है। किसका निकालना है? अब ए और सी का हमें निकालना है। तो ए और सी का निकालने के लिए ए और सी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम लेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट में हम कितना ले लेंगे, 9 इसका स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 9 9 81 प्लस 4 चौक 16, 1600। ये अंडर रूट में आ जाएगा ए सी का, मतलब कि कोण का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ ले तो ये हो जाएगा 1681। कितना हो जाएगा, 1681। अब 1681 किसका वर्ग होता है, जरा बताइएगा। 1681 होता है आपका 40, क्योंकि ए सी के ऊपर वर्ग है। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा। देखिए, अब ए और सी जो हैं, ये जो कण है ए और सी, इसका वर्ग है। अगर मैं इसके ऊपर से वर्ग हटाऊंगा तो इसको वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 41। तो ए सी का जो आपका ए सी के बराबर कितना हो जाएगा, ए सी के बराबर 41 आपका हो जाएगा। मतलब कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास के सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो है, तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन क्या था, करना था। इजी क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी हमने दिया था क्वेश्चन, आप भी इसमें कर सकते हैं आसानी से।
आपको ये टेस्ट सीरीज दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का हम भरपूर आपका ध्यान रखते चल रहे हैं। चलिए पैसेज पर आते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए पैसेज क्या है, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं, बिल्कुल, लेकिन इनसे राजनीतिक विभाजन भी बढ़ता है, ये भी बात ठीक है। ऐसे एल्गोरिदम जिन्होंने उत्तेजनात्मक सामग्री को प्राथमिकता मिलती है और साथ ही इको चैम्बर्स से सार्वजनिक संवाद खंडित होता है। जैसे जैसे लोग समाचार और सूचना के लिए सोशल मीडिया की ओर रुख कर रहे हैं, तथ्य और मत के बीच में अंतर कर पाना कठिन है। ठीक है, ये कठिन होता जा रहा है और गलत सूचना का तेजी से प्रसारण हो रहा है। इससे एक ऐसे परिवेश का निर्माण होता है जिसमें सृजनात्मक राजनीतिक बहस को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण माहौल होता है। हालांकि सोशल मीडिया लोकतांत्रिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, किंतु जनता के विश्वास को कम करने और सामाजिक विभाजन को विस्तृत करने से इसकी रोकथाम हेतु इस पर कठोर विनियमन की आवश्यकता है। मतलब कि आप चाहते हो कि ये लोकतंत्र में भूमिका निभाए और इनके साथ साथ जो सामाजिक सहभागिता विभाजन हो रहा है उसको अगर हम पाटना, उस खाई को अगर पाटना चाहते हैं तो हमें एक कठोर विनियमन नियम, रूल, रेगुलेशन लेकर के आने हैं। चलिए पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं आपसे 51 नंबर पे पूछ रहे हैं कि परिच्छेद के संदर्भ में आपसे पूछी गई है पूर्व धारणाएं। ठीक है, पहला है सोशल मीडिया पर तथ्य और मत के बीच अंतर कर पाना और कठिन होता जा रहा है। बात एकदम सही है, उसने कहा है कि उसमें अंतर कैसे करें, ये बहुत कठिनाई होती चली जा रही है। दूसरे में कह रहे हैं लोकतांत्रिक सहभागिता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए कठोर विनियमन आवश्यक है। ये भी बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। तो पूछा है कि मान्य है, तो आप कहोगे सी, मतलब कि दोनों इसमें आपके मान्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक संवाद को सक्षम बनाकर लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। बी, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम संतुलित जानकारी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सी, प्रभावी विनियमन से सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और ध्रुवीकरण के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। किससे? विनियमन से। बात तो एकदम सही है। राजनीतिक ध्रुवीकरण पर सोशल मीडिया का प्रभाव न्यूनतम है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए परिच्छेद नंबर 2, कैंसर की रोकथाम के मामले में आहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको कैंसर रोकना है तो अपना फूड पैटर्न और फूड, ठीक है, जो आपका डाइवर्सिटी है उसको थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास करें, क्योंकि लगभग 90% कैंसर के मामले पर्यावरण कारणों से होते हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण में आप देखोगे सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण कैंसर का, और मात्र 10% ही पूर्ण रूप से आनुवंशिक होते हैं, जेनेटिक 10% है। पर्यावरण कारकों में आप देखोगे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तंबाकू और शराब का सेवन, वायु प्रदूषण और रसायन आदि शामिल हो सकते हैं। ये पर्यावरण में है सब, रक्तचाप है, तंबाकू है, शराब है। ठीक है, स्वस्थ भोजन करने से व्यक्ति को दोषपूर्ण आहार से संबंधित कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। अधिक मांस वाले आहार से कोलेस्ट्रॉल कैंसर का उच्च जोखिम होता है, जो भारत की अपेक्षा पश्चिमी देशों में 3 गुना अधिक है। निम्न फाइबर वाले उच्च प्रोटीन, अब जरा समझना यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्न फाइबर वाले, ठीक है, उच्च प्रोटीन आहार से कोष्ठबद्धता की समस्या होती है, जिससे कोलन कैंसर होने का जोखिम बढ़ता है। ये खाद्य पदार्थ जितने अधिक समय तक आंतों में रहते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में कार्सिनोजेन स्रावित होने की संभावना होती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब समझ लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। आइए ऑप्शन नंबर ए, यद्यपि आहार मात्र से कैंसर का उपचार नहीं किया जा सकता, किंतु विशेषज्ञों के अनुसार उपचार और रोकथाम दोनों ही आहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बी में कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों में कोलेस्ट्रॉल कैंसर की व्यापकता पूर्ण रूप से आहार पैटर्न के परिणाम स्वरूप है। सी में कह रहे हैं उच्च फाइबर आहार ग्रहण करने से पर्यावरण कारकों के कारण होने वाले कैंसर के खतरों को समाप्त किया जा सकता है। समाप्त तो आप नहीं कर सकते, ये तो किसी में दम नहीं है, कम कर सकते हो। ठीक है। डी में कह रहे हैं आहार प्रतिरूप में परिवर्तन करके और अन्य पर्यावरणीय कारकों के संपर्क को कम करके कैंसर के जोखिम को महत्वपूर्ण अनुपात को कम किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम सही है कि हमें अगर पर्यावरण के अन्य विकल्पों की तरफ चले जाएं और अपने फूड पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान रखें तो चीज़ें हो सकती हैं। पूछ रहा है पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, क्या बनाई गई हैं पूर्व धारणाएं, चलिए देखते हैं। पहला, पश्चिमी देशों में मांस की अत्यधिक मात्रा वाले आहार से जुड़े खतरों को कम करने के लिए किसी जागरूकता पहल का अभाव है। देखो वहाँ पर किसी भी कोई पहल वहल की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये तो गलत है। दूसरे में कह रहे हैं शाकाहारी आहार स्वाभाविक रूप से कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक सभी फाइबर और पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो लोग, जो आप देखोगे इक्वेटर वाले रीजन में, वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आपको पर्यावरण से ही हरी साग सब्जी मिलती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग मांस ना खाते। ठीक है, चलिए तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टेस्ट फिर से बोल रहा हूँ बाइलैंग्वेल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी वाले भी पढ़ें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बिकम पावरफुल टूल्स फॉर पॉलिटिकल्स इंगेजमेंट। जब आप पढ़ोगे तो आप उसकी लय में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या है, तो आपकी इंग्लिश भी क्या होगी, टर्मिनोलॉजी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इस आपको वीडियो को पोस्ट करके बताना है। आइए क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर दे 51 का। 52 का करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल्स एंड rational reference then that can be made from the above passages A B C D, बताइएगा। चलिए सेकेंड पैसेज, diet has a very important role when it comes to cancer prevention because nearly 90% of cancers have environmental causes and only 10% are truly जेनेटिक। तो पढ़िएगा इसको अच्छे से, राइट आंसर दें पढ़ने के बाद पैसेज को। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड, ठीक है पढ़िएगा इसको भी। ABCD मैं पढ़ूंगा ना तो फिर उसमें डबल टाइम हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में, फिर तो आपके 15 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा, 10 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा और क्लास 2 घंटे के आसपास की हो जाएगी। वेस्ट ऑन द अबाउ पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन पर है, हैव विन मैट वेस्टर्न नेशन अनलॉक एनी अवेयरनेस। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। देखिए ये कह रहे हैं आपसे, और ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बच्चे, जो भी इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्या करना है आपको, इसका आंसर कमेंट्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको, ठीक है, हिंट्स दे देता हूँ फिर आप इस पर कर देंगे। देखिए ये कह रहे हैं ABC पूर्णांक भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। ठीक है सर, ये लीजिए एक त्रिभुज बना देते हैं। ये लो, यहाँ पर A है, B है और ये C है। ABC की भुजाओं का योग 15 है। अब इनकी जो भुजाओं का टोटल योग है वो कितना है आपका 15 है। यहाँ लिख देते हैं योग प्लस करके 15 है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर के बराबर भुजाओं के योग वाले त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे A B बराबर हम कर लेंगे 1, वही आप देखोगे फिर उसके पश्चात 10 पश्चात इसके। ठीक है, आपको 15 बनाना है इसका योग, तो B और C बराबर कितना हो जाएगा 7 और AC बराबर कितना हो जाएगा 7, तो टोटल योग कितना हो गया 15। तो एक तो ये बन गया, ऐसे आपको बता देना ये कितने बन गए, एक बन गया, ये तो एक बना है अभी। ठीक है, वहीं सेकंड करेंगे A प्लस B का योग कितना हो जाएगा 2, फिर B प्लस C का योग कितना हो जाएगा आप कह सकते हैं 5 कह सकते हैं, और फिर आ जाएगा A और C का योग कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 6 लेंगे यहाँ पे, 5 नहीं 6 लेंगे 6। ठीक है, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे 7 और दोनों और 6 15। ठीक है, तो इसका भी योग कितना हो जाएगा 15। फिर वैसे ही लेंगे A प्लस B का योग कितना 3, फिर B और C का योग ले लेंगे। ठीक है,
कितना ले लेंगे इसको ले लेंगे 3, 8 बना लेते हैं, 8 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 5। उसके बाद ए और सी का आ जाएगा आपका कितना, 7, ठीक है। अब भी कितना हो जाएगा, 15। तो जोड़ोगे तो इसका भी योग 15। ऐसे आपको बताना है। अब ये लास्ट तक आपका जाएगा ए बी बराबर 5 प्लस बी सी बराबर 5 और फिर प्लस चला जाएगा आपका ए सी बराबर कितना, 5। तो 3 3 हो गए, देखो 5 5 10 5 15। तो ऐसे आपको ये कर देना है, ठीक है। आधे से ज़्यादा सवाल मैंने कर दिया है, ये 5 तक जाएगा ए बी का मान। तो बताइएगा टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है। इसमें राइट आंसर दें स्मार्ट स्टूडेंट्स। मैंने इसका आंसर भी बता दिया बातों बातों में, बस आपको इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये तो मैंने कर ही दिया है, अब आपको कुछ तो करना ही नहीं है इसमें। आइए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देंगे आपको। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्वेश्चन भी हमें दीजिएगा। चलिए देखिए, नीचे दी गई आकृति केंद्र O वाले 2 संकेंद्रित वृत्त दिखाती है। ए बी सी डी बाहरी वृत्त के अंकित एक वर्ग में ई एफ जी एच वर्ग ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु पर खींचा गया है। एक और वर्ग ई एफ जी एच आंतरिक वृत्त को घेरता है और बाहरी वृत्त की परिधि का आंतरिक वृत्त की परिधि से अनुपात ज्ञात करो। देखो अनुपात आपको बताना है, मैं आपको यहाँ पर सूत्र बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन को इजीली वे में समझ। देखो जो हमारा आपका जो आधार होता है, जो आपका आर होता है, ये जो कोण है ये क्या होता है, आर होता है, ठीक है। वही पूछा है बाहरी परिधि। तो बाहरी परिधि अगर आप देखोगे जो परिधि जो है, परिधि के अगर फार्मूले की बात कर ले तो ये होता है 2πr। बस इसको रख करके और जो जो इसने पूछा आप कर देंगे। तो इसमें इजी है, कोई ऐसा ठीक है नहीं, ताकि मुझे पूरा टेस्ट ये कंप्लीट करना है इस क्लासेस में। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है, और इजी में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 57 नंबर पे। 57 नंबर पे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको मैं करवाऊंगा, बिल्कुल देखिएगा। वृत्त में 5 क्षेत्र हैं, ठीक है। एक वृत्त है उसके अंदर कितने क्षेत्र हैं, 5। S1 S2 S3 S4 और S5 उसी क्रम में है। यह इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है। सभी 5 क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के 1/7 कितना है, 1/7 के बराबर है। सेक्टर का क्षेत्रफल पिछले सेक्टर का दुगना है और सेक्टर आप देखोगे S1 प्लस S2 का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि आपको बताना है S2 S1 का क्या होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। देखो हम कहें कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लें, ध्यान रखेंगे, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा अगर आप उसको देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कहेंगे वो हो जाएगा आपका पाई। क्या हो जाएगा, इसको पाई बोलते हैं ना, तो पाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इसने कहा है S1 S2 S3 S5। अगर हम देखें तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लें तो S1 S2 S5, ठीक है, एडजस्ट करके तो ये हो जाएगा π/7 S1 S2 S3 S4 S5 का, ठीक है। और साथ ही अगर हम सेक्टर के क्षेत्रफल को अगर सेक्टर से दुगना करें तो चीज़ें और भी इजी आपकी हो जाएंगी। आइए अब नीचे थोड़ा सा लेके चलता हूँ मैं आपको, ताकि ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं। ऊपर वाले में थोड़ा है आपके लिए जगह, तो यहाँ पे हम कर देंगे। देखो अब हम चलते हैं आपके, क्योंकि इसने कहा है ना डबल हो जाता है, दुगना। देखो ये कह रहा है दुगना हो जाता है, ठीक है, पिछले सेक्टर को दुगना करता है। आइए देखिए दुगना कैसे करता है। मैं कहूँ कि आपसे S1 तो नहीं करेगा, S2 बराबर 2 × S1, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा S3, तो ये हो जाएगा 2 × अब इसको दुगना करेगा ये S2 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इधर इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ये इसकी, तो ये आ जाएगा 4 × S1, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका S4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × S3 पीछे वाला बराबर 4 × 2, क्योंकि ये 3 3 है, 3 2 आ गए इसमें, ठीक है, 3 है तो इसमें 2 आ जाएगा, वही आ जाएगा S1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 S1। उसके बाद आ जाएगा आपका S5 में क्या आ जाएगा
तो ये हो जाएगा एस, इसमें आएगा 2, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा, या इसमें आ जाएगा 2 इंटू S4, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू क्योंकि S5 में ले रहे हैं ना, तो 4 इंटू 4 क्योंकि 2 ही बार आ रहा है, और S1, तो हो जाएगा 4 चौक 16 S1, एक हो गया 16 S1, एक हो गया 8 S1, एक हो गया आपका 4 S1, और एक है S1। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो S1, S2, S3, S5 का क्षेत्रफल हमने आपसे बताया था, कितना था, वो था आपका π/7। ठीक है, मैंने जो पहले आपको बताया था। वहीं अगर हम देखें टोटल इन सबको जोड़ दें, ठीक है, अगर हम देखें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 4 8 4 12 12 20, ये हो जाएगा आपका 31। कितना हो जाएगा, ये इधर 2S1 भी होगा ना, ये 2S1 भी है एक उधर, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 31S1। 31S1 बराबर π/7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर वाले एरिया को, क्योंकि ऊपर S1 भी है और इधर S2 भी है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जो हमें मान निकालना था हमने निकाल लिया। आप भी इसी तरीके से करें तो बेटर होगा, क्योंकि आप जब मेरे साथ साथ करेंगे तो सीखने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे और आपको थोड़ा इजी भी लगेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो S1 बराबर क्योंकि इसकी S1 बराबर, क्योंकि y इधर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये जो 31 की है 17 से, तो 7 ही करना 7 और 7 या 21, तो 7 ही करना 7 7 या 21, ये हो जाएगा π/217। ठीक है, S1 बराबर π/217 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे S1 S2, अब इसने जो जो पूछा है उसकी बात हम करेंगे। देखो थोड़ा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या होगा, 1 सेकेंड, ये था आपका π/217, यही था ना, हाँ ओके। तो अब हम चलते हैं, आइए क्वेश्चन पर थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए अंतिम में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ताकि और चीज़ें क्लियर समझ में आए। इसने अंतिम में पूछा है आपसे कि सेक्टर S1 S2 का क्षेत्रफल ज्ञात करें। S1 और S2 का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो S1 S2 का क्षेत्रफल अगर हम कहें तो कितना है, S1 ठीक है प्लस S2 का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा S1 प्लस 2S1, क्योंकि 2 है तो इधर आ जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा 3S1। कितना आ जाएगा, 3S1। अब देखो S2, ठीक है, जो S1 S2 का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है तो कितना आ गया, 3S1। और इधर हम चलते हैं, अब यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ हम इसको लिख सकें। बच्चे अभी संसाधन नहीं है अपने पास, जैसे संसाधन हो जाएंगे तो S1 प्लस S2 का जो क्षेत्रफल हमने निकाला वो क्या है, 3S1 आपका आया है। यही आया कि नहीं, 3S1 आएगा। अगर हम देखें तो इसका पाई से गुणा हो जाएगा, क्योंकि S1 का मान हमारे पास आ गया, तो 3, ये हो जाएगा 3π/217। इट्स क्लियर है नो। अगर जहाँ पर भी ये होगा, अब या तो सोल्व करवा रहा होगा या फिर यही इसने दे के रखा होगा, क्योंकि जब आप इससे करोगे तो देखो S1 का मान हमारे पास है 3S1 का ही रखेंगे ना यहाँ पे, और π/, बराबर में ना ये 217। तो अगर आप देखोगे इसको आप करोगे तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 3S1 बराबर हो जाएगा, ये S1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3π/17। अब देख लेते हैं, अगर यही इन्होंने ऑप्शन देके रखा होगा तो उसको मानेंगे, नहीं तो सोल्व करेंगे आगे। बट इन्होंने यही दे के रखा है, तो 3π/2 कितना आ जाएगा, 217। ठीक है, 3π/217, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर जिसको भी कोई भी समस्या हुई हो इस क्वेश्चन में तो दोबारा देख ले। ठीक है, तो और भी इजी वे में उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना मैं एकदम ऑफलाइन हूँ तो आपको सारी चीज़ें किसको समझ में नहीं आया लाओ पेन लाओ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। और एक भी क्वेश्चन नहीं करना है कि ऐसा कि एक ही क्वेश्चन करते रहेंगे बार बार मल्टीपल टाइम, तो हमें पूरा टेस्ट करना है। ठीक है, और टेस्ट का मतलब होता है अपने आप को परीक्षा लेना, अपने आप को जज करना कि हम कहाँ हैं, कितने में, कितने पानी में नहीं है, कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है, कहाँ पर कमी है, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इनसे एक आपको गाइडेंस के साथ भी चीज़ें
इजीली तरीके से समझ में आ रही हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस जेड बाई जेड प्लस जेड एक्स है। अब इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि पहले में कह रहे हैं त्रिभुज जो आपका विषम बाहु होगा, त्रिभुज समकोण होगा, त्रिभुज समबाहु होगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, 1 और 2, बी के बल 2, सी के बल 3 और डी 1 2 3 बताइएगा। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखिए, आप देखोगे यहां पर ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इन्होंने क्या कर दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही क्या है और तो कुछ नहीं क्या है ना, जैसे इन्होंने कहा है वैसे हम करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें जो समीकरण आपकी, अगर इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, देखना जरा। 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर ले लेंगे हम 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर इसमें भी 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आई होप कि आपको चीज़ें विजिबल हो रही हैं। यहाँ पर भी हमने 2 से कर दी है और यहाँ पर भी 2 से कर दी है। जब हम 2 से कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 से कर रहे हैं तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब हम इधर लेके आएंगे, सॉरी बराबर नहीं होगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लेकर के आएंगे इधर तो ये माइनस का हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इट्स क्लियर है नो, बराबर 0। अब जरा मुझे बताओ कितने कितने यहाँ पर आपको बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बनना है, ये बनेगा x माइनस बाई का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस फिर बन जाएगा आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा बराबर 0। अगर आप इसको करोगे तो ठीक है, सोल्यूशन हम कर रहे हैं। जब वर्गों के अगर आप योग को शून्य हो तो प्रत्येक पद शून्य माना जाता है। अगर आप देखेंगे इनके वर्गों के योग अगर हम कर ले तो शून्य आएगा, चाहे वो एक्स का, अब देखो एक्स का आप स्क्वायर मान रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा कि नहीं, यही आएगा। खोलोगे अगर देखो मैं आपसे कहूँ कि x माइनस बाई का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप करोगे तो देखो इसका भी 0 आएगा, एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर का अगर आप देखोगे मान 0 आएगा, बाई माइनस जेड के होल स्क्वायर का मान 0 आएगा और जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर का मान 0 आएगा, और इन सब का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x बराबर बाई बराबर जेड। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, केवल तीसरा सही होगा कि त्रिभुज क्या होगा, समबाहु होगा, सबकी भुजाएं यहाँ पर समान होंगी, ये समकोण भी नहीं होगा, ये विषमबाहु भी नहीं होगा। तो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उतार लीजिएगा। चलिए वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को आप उतार लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चन। देखिए बच्चे 59 क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहे हैं आनंद ने गमले को खरीदने की योजना बनाई, उसने छत के एक किनारे पर गमले रखे, उसने गमले को लंबाई के साथ रखा, उसने गमलों को 6 फुट की दूरी पर रखने की योजना बनाई कि एक गमला, जैसे मान लीजिए एक गमला वो यहाँ पर रखेगा तो दूसरा गमले को वह यहाँ पर रखेगा, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वह 6 फुट होगा। ठीक है, किनारे के दोनों सिरों पर 2 गमले
लगे। बिल्कुल। गमले खरीदने के बाद उसने पाया कि गमलों की संख्या आवश्यकता से 6 कम थी। मतलब कि जितने उसको चाहिए थे उससे 6 कम थे। मान लो उसको 100 चाहिए थे तो कितने थे, 94 थे। मान लो उसको 20 गमले चाहिए थे लेकिन 6 कम थे, तो मतलब कि 14 उसके पास थे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब उसने गमलों को 8 फुट की दूरी पर रखा, अब उसने क्या कर दिया, ये पहला गमला हो गया, ये दूसरा गमला हो गया। पहले 6 था, अब इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया 2 मीटर, 2 फीट और, मतलब ये 8 फीट, ठीक है, की दूरी पर रखा। तो उसके द्वारा खरीदे गए गमलों की संख्या प्राप्त होगी। गमलों की संख्या और उसकी छत के किनारों की लंबाई निर्धारित करो। देखो कुछ नहीं करना है, अब इसमें क्या है ना, दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, एक तो तरीका होगा ऑप्शन से आप सीधे चले आए, क्योंकि अब इतना क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर 8 की हम बात कर लें, समझना यहाँ पर, अगर मैं 8 की बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि उसकी छत की लंबाई कितनी होगी, मान लो कि आपने कहा कि मान लीजिए 21 गमले अगर वो खरीदता, कितने खरीदता, 21। जब वो 6 से खरीद रहा है तो उसको कितने कम पड़ने हैं, 6, ठीक है, कुछ एरिया उसका बच रहा है, ठीक है, 6 गमले उसको और चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 गमले ले रहा हूँ, 8 फीट का कर देता हूँ, एक गमला 8 फीट पर रखा जाएगा, ठीक है। तो 8 ही का ना 8 और 8 दूनी 16। अगर ये होता 8 का तो आंसर यहाँ पर होता कितना, 168 फुट, जबकि ये तो गलत है, तो पहला वाला तो होगा नहीं। 19 की बात कर लो, अगर ऐसा होता 8 नम 72, तो देखो यहाँ पर 44 है, नहीं ये भी नहीं है। अगर बात करो 25 थे, ठीक है, अगर आप कहोगे 25 थे, मान लीजिए कि 25 गमले थे, मान लो 25 गमले थे, 6 से वो ले रहा था, 6 पंजे 30 का 0, ठीक है, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 होते हैं 15, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, और ये कह रहे हैं 140। मान लो कि 15 उसने गमले लिए, 15 छक्का 90 या 15 अट्ठे 100, तो ये तो गलत हो गया। अगर अब आपको करना है यहाँ पे तो इजीली वे में ये हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जरा मुझे आप बताइएगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता कि जब वो अगर गमले रखेगा, ज़रा समझना, एक गमले की लंबाई इसमें माइनस कर दी जाएगी। क्योंकि एक गमले की लंबाई इसलिए माइनस कर दी जाएगी, आप मुझे बताओ कि मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसमें आपको 3 गमले रखने हैं, तो आप एक यहाँ पे रखोगे, एक यहाँ पे, लेकिन एरिया मैं कहूँ ये 20 फीट का है, तो 10 फीट ये हो गया, 10 फीट ये हो गया। गमले कितने हैं, मैंने कहा कि आपको 20 फीट के एरिया में 3 गमले रखने हैं, तो दोनों तो कोनों पे रखने पड़ेंगे और एक बीच में रख दोगे, तो 3 आप रख दोगे। वहीं अगर हम देखें, जब वह 19 गमले ले रहा था, 19 माइनस 1, क्योंकि एक तो कोने पे एक तरफ रख देगा, फिर एक तो काउंट होता चला जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, ये 2, इस तरीके से। तो आप कहोगे कि 18 गमले हो गए और 8 से वो ले रहा था, ठीक है, अब 8 फीट का ले रहा था, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 144 का उसका एरिया था। तो अगर पूरा करे वो निर्धारित, तो वो कहेगा कि 19 गमले मुझको लेने जरूरी थे। क्योंकि अगर उसके छत की लंबाई की बात कर लें, जब छत की भुजा की लंबाई आप बात करो तो F1 लोगे ना, ठीक है, और वहाँ पर जब आप करोगे तो इजीली वे में समझ में आ जाएगा। 19 गमले बोलेगा, परंतु आप देखोगे छत की भुजा की लंबाई जब वो मानेगा F1, ठीक है, तो आप देखोगे वहाँ से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, एक गमला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है मुझे नहीं करवाना चाहिए, आप ही से पूछना चाहिए, और मैं आप ही से पूछूंगा, कोई इसमें दिक्कत है भी नहीं। ये 19 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है, ये 14 पे आता है, सी 3 पे आता है और ई 5 पे आता है। बस यही कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं। वहीं ज्योग्राफी आपको लिख देनी है जैसे इन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं, कुछ परिवर्तन कर दिया है, 4 4 का ऐसे, 1 सेकेंड, सॉरी 3 3 का इन्होंने परिवर्तन किया होगा आई थिंक। आप दो मेथड से लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए इन्होंने लिया है, साइंस है ना, SCIENCE, अब मान लीजिए 3 3 का ये अंतर ले लें ऐसे, और IE को यहीं पे रख लें, तो ये कहें आपसे पहले I ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये C ले लें, फिर S ले लें, इधर से फिर E ले लें, फिर C ले लें, और इधर से फिर N ले लें। बस यही किया है इन्होंने, और तो कुछ नहीं करा है। वहीं आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना,
तो आप क्या करेंगे, 4 4 का अंतर ले लेंगे, आर ऐसी रहने देंगे और इसको कर लेंगे। तो आर बीच में आ जाएगा, इधर आपका जी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। तो जी ओ ई जी, जी ओ ई जी, देखो जी ओ ई जी, ये तो नहीं होगा, जी ओ ई जी ये भी नहीं होगा, जी ओ ई आर ये भी नहीं होगा। तो आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये आपको फास्ट वे में पता होना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिएगा, आप मुझको भी जज कर सकते हैं, क्यों नहीं, आप भी करिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं गलत है सर, ठीक है, हवाबाजी करके, तो आप टोकिएगा, मुझे बताइएगा। स्टूडेंट देखिए, मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो हवाबाजी करूँगा आपके साथ में। मेरा मूलभूत जो मोटो है वो है आपको अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट दे देना। चलिए, और अच्छी गाइडेंस के साथ में, ना कि यूं ही। परिच्छेद देखते हैं। वैश्विक स्तर पर संसाधनों के निष्कर्षण, भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से मानव प्राकृतिक संबंधों में मूल परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास प्राय उन मूल्यों पर केंद्रित होता है जो लोगों का प्रकृति के प्रति होता है। पर्यावरणीय परिवर्तन के मानवीय प्रभावों जैसे कि जल आपूर्ति पर वनों की कटाई के प्रभाव को निर्णय में शामिल करके परितंत्र सेवाओं के विचार ने लोकप्रियता हासिल की है। आगे बता रहे हैं आपसे, थोड़ा बड़ा पैसेज है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके ऊपर क्यों आ रहा भाई, ये तो आपने उतार लिया होगा ना। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि दृष्टिकोण अति सीमित और व्यावसायिक रूप से उन्मुख है। इसके प्रत्युत्तर में शोधकर्ता संबंध फर्क मूल्यों, लोगों के लिए प्रकृति के योगदान तथा विधिक जीवन मूल्य ढांचों पर जोर देते हुए मूल्य बहुलवाद का समर्थन करते हैं। ये दृष्टिकोण व्यापक संदर्भों में विश्वावलोकन और समावेशी प्रक्रिया जैसे सहभागी मूल्यांकन और उत्तर प्रति विधियों पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं। संधारणीयता के सामाजिक मूल्यों पर हालिया अध्ययनों में संदर्भ शक्ति की गतिशीलता और अंतर्संबंध द्वारा मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का आकलन किया गया है। हालांकि वैचारिक प्रगति हुई है, किंतु व्यावहारिक मूल्यांकन में इन सूक्ष्म पहलुओं को लागू करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। पहले पैसेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर आते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ये पैसेज कर लेते हैं पहले, क्योंकि पढ़ा हुआ पैसेज है तो थोड़ा माइंड में है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। इंग्लिश पे भी आएंगे लौट के, 1 सेकेंड, ये 2 क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। यदि संसाधन निष्कर्षण, अवसंरचना विकास तथा भूमि उपयोग विधियों पर अंकुश लगा दिया जाए तो मानव प्राकृतिक संबंध पर पर्यावरण परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ये तो गलत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रभाव तो पड़ना तय है, ठीक है, कोई प्रभाव, ये क्या आप कौन सी बात कर रहे हो आप। प्रकृति के मूल्य पर विधिक विविध दृष्टिकोणों को समझने के लिए मूल्य बहुलवाद आवश्यक है। बिल्कुल, ये मूल्य बहुलवाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने मान्य है, तो आप कहोगे केवल दूसरा मान्य है, पहला इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिपादित करता है। आइए, ए में कह रहे हैं परितंत्र सेवाओं को बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से आर्थिक रूप से मूल्यवान माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। परितंत्रिक जो सेवाएं हैं उसको बहुत संकीर्ण दृष्टि से आर्थिक रूप से मूल्यवान माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार प्रकृति ने क्या दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हम अपने हाथ से किए हैं। बी में कहते हैं मूल्यवाद केवल आर्थिक संदर्भों में उपयोग में लाया जा सकता है, ये गलत है। सामाजिक मूल्य और परिवर्तनीय पर्यावरणीय परिवर्तन परस्पर संबंधित नहीं, अरे गलत है ये भाई। डी में कह रहे हैं पर्यावरणीय परिवर्तन मुख्यतः आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है, आर्थिक क्रिया से नहीं, सामाजिक से भी होता है, कई से होता है, पॉलिटिकल से भी होता है, तो इसके लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर यही है कि परितंत्र सेवाओं को बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से मूल्यवान माना जाता है, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश वाले पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों का जो रह गया उसको आते हैं, पहले मेरे को पूरा ध्यान है। 55 क्वेश्चन बताइएगा, कर दिए हम, बता दिए हैं, समझा दिए हैं, ठीक है। 55 नंबर, 56 ये आपको दिए हैं, इसको भी समझा दिए हैं, इसके सूत्र लिखवा करके आपको करने का प्रयास करें, करके बताइएगा। मैं इसका आंसर का हिंट्स कर देता हूँ। सी इसका आंसर आएगा 2:1। 57 कर दिए हैं,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 58 भी कर दिए हैं, इजली है। आपका 59, ये भी कर दिए हैं 60, और ये पैसिव था, पढ़िएगा। ग्लोबली इन्वायरमेंटल चेंज फ्रॉम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, लैंड यूज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर फंडामेंटली अल्टरिंग ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप अफोर्ड। पढ़िएगा अच्छे से, आराम से, वीडियो को पोस्ट करके पढ़ें पूरा क्वेश्चन पूरा, ठीक है, और फिर आंसर दें। आंसर भी देंगे, रुकिएगा, आपके लिए भी दिखा देते हैं। 61 का आंसर दें, पैसेज आपने पढ़ा है। 62, चलिए आइए पैसेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। हिंदी वाले विद्यार्थी आइएगा। स्टार्टअप्स वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं का प्रेरक बल बन गए हैं। स्टार्टअप जो हैं, नए नए इनोवेशन आ रहे हैं ना कि नहीं समाज में, सोसाइटी में, जो नवाचार, जोखिम और त्वरित विकास का प्रतीक हैं। इन नए उपक्रमों की पहचान सामान्यतः इनके रचनात्मक समाधानों, प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं उपभोक्ता की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमशीलता की भावना के साथ अन्य स्थापित बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता से होती है। स्टार्टअप्स में दक्षता और अनुकूलन क्षमता होती है, जिससे उन्हें बाजार की बदलती स्थितियों के अनुकूलित होने और उभरते रुझानों को लाभ में परिणत करने में मदद मिलती है। स्टार्टअप्स के संस्थापकों में प्राय अपने दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रयोग करने की तत्परता और विफलता से सीख लेने की उत्साह होती है। बिल्कुल ये सही बात है, जब हम फेल होते हैं तो हम सीखते हैं कि हमने कहाँ पर कमी की थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वही न्यूनतम संसाधनों के साथ स्केलेबिलिटी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लीन बिजनेस मॉडल के अंतर्गत संचालन करते हैं। यह परिवेश सृजनात्मकता, सहयोग और एक उद्यमी मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक गतिशीलता के लिए आवश्यक है। स्टार्टअप्स न केवल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, बल्कि भविष्य के उद्योगों को आकार देने और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको भी क्या है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा पैसेज को देख के। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व धारणाएं पूछी हैं आपसे। पहले में कह रहे हैं, स्टार्टअप्स की सफलता व्यापक वित्तीय संसाधनों के अभिगम की तुलना में सृजनात्मक समाधान के अनुकूलनशीलता पर अधिक निर्भर करती है। दूसरे में कह रहे हैं, स्टार्टअप्स का विकास ऐसे परिवेश में होता है जहां जोखिम लेने और विफलता से सीख लेने को हतोत्साहित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप कि आपने 63 का करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें खास तौर पर कहा गया है स्टार्टअप्स की सफलता व्यापक वित्तीय, आप देखोगे जो संसाधनों के अभिगम की तुलना में सृजनात्मक व्यवधान की अनुकूलता पर निर्भर करती है। ये बात एकदम सही है। वहीं दूसरा गलत है कि स्टार्टअप्स का विकास ऐसे परिवेश में होता है जहां जोखिम लेने और विफलता सीख लेने को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित नहीं करता, ये प्रोत्साहित करता है, ठीक है, प्रोत्साहित करता है, ना कि हतोत्साहित करता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका मान्य है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? आइए देखते हैं। पहला, स्टार्टअप्स हमेशा त्वरित लाभ मार्जिन प्राप्त करने पर केंद्रित रहते हैं। बी में कह रहे हैं, स्टार्टअप्स का संचालन मुख्य रूप से नवाचार द्वारा न होकर प्रौद्योगिकी द्वारा होता है। सी में कह रहे हैं कि लीन बिजनेस मॉडल स्टार्टअप्स की विशेषता है। और डी में कह रहे हैं, स्टार्टअप्स प्राय पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण होते हैं। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए, कि स्टार्टअप्स हमेशा
त्वरित लाभ मार्जिन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइएगा। इससे बेटर क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लिए नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन कितना क्या है, 64 क्या है ना, 1 सेकेंड, हमने 64 क्वेश्चन क्या है, रुकिए 1 सेकेंड रुकिएगा बच्चे, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बता दूं तो मेरा थोड़ा सा मानसिक संतुलन, थोड़ा सा जो हेल्थ है थोड़ा इश्यू कर रहा है मेरे साथ में, ठीक है, पिछले 2 दिन से, तो इसलिए थोड़ा सा लैग हो गया यहाँ पे। ओके ओके, हाँ, ये लीन बिजनेस मॉडल स्टार्टअप्स की विशेषता है, ये बात एकदम सही है। और उसमें कहा भी गया है कि लीन जो बिजनेस मॉडल है ये स्टार्टअप्स की विशेषताओं में जाना जाता है, तो सी होगा, ना कि ये है। स्टार्टअप हमेशा त्वरित लाभ मार्जिन प्राप्त करने पर केंद्रित नहीं होते हैं, हानि भी उसमें होती है, ठीक है। और जब हमें घाटा होता है तो वो घाटा हमें सिखाता है, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करता है कि हम कमियों को कैसे सुधार करके दैन आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो 65 नंबर पर आते हैं, चलिएगा 65 नंबर को समझिएगा। देखिए ये कह रहे हैं 2 एट द रेम बी ए 1 एट द रेम 3 बराबर कितना है, 14 है। फिर आपसे पूछा है ए एट 4 एट द रेम 2 एट द रेम 1 बराबर 21 है, 5 एट द रेम 1 एट द रेम 3 बराबर 35 है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा है 3 एट द रेम 4 एट द रेम 5 का मान क्या है। यूपीएससी ने 2024 और 23 की परीक्षा में प्रीलिम्स में ऐसे इस आधार पर क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो दृष्टि आईएएस ने भी ऐसी क्वेश्चन बना दिया है। चलिए देखिए, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बड़ा ही ईजी है, कोई इसमें मुझे लगता है कि दोहरा ग्रह तो होगा नहीं। आइए बता देते हैं कैसे आप इसका आंसर दोगे, कमेंट्स करना है इसका आंसर आपको। मैं आपको हिंट्स देता हूँ, देखो पहले वाले में 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें, ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर कर दें, 2 दूनी 4 प्लस 1 है कि नहीं, और उसके बाद 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा कितना आपका 14 हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें 21 है तो 4 का स्क्वायर कर दें प्लस 2, 1 का अगर हम करें 4 चौक 16, 2 का भी स्क्वायर करें 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 21। इन सब का स्क्वायर होगा, एक का भी स्क्वायर होगा, तो सबका स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा एट द रेम की जगह, और सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ऐसे इसका जोड़ देंगे। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कर तो मैं ही दिया हूँ, केवल आपसे आंसर पूछना है। 66 पे आइएगा, 66 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 35 की पावर 30 इंटू 6 की पावर 25 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसके कितने गुणनखंड बनाए जा सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, बताएं। बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर दें बच्चे, कमेंट्स में इसका राइट आंसर दें। चलिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ 2 बार मैंने, देखो पिछले, हाँ, टेस्ट नंबर 2 में मैं ऐसे 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 1 में भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, शून्य वाले क्वेश्चन और ये गुणनखंडों की संख्या वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको आने चाहिए बेसिकली। मैं तो इसको 1 सेकेंड में करवा दूंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसका 110 आ जाएगा इजली वे में, ठीक है, लेकिन आप करें अपने स्तर पर, बताएं मुझे। चलिए 67 प्रति एक, जैसे 12, 30, 10, 20 मिनट के बाद 4 घंटियाँ बजती हैं, सभी 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो दोपहर 12 बजे तक सभी घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी। ये भी कोई ज़्यादा आप देखोगे टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दे सकते हैं। फिर कहोगे सर हमसे ही दिलवाओगे सारे आंसर, तो आप क्या कर रहे हैं, फिर हम ही कर लेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम कहें 12, 30, 10, 20, इन सब की अगर हम एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। कितना हो जाएगा बच्चे, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो 20 या 60, 10 60, 3 दूनी 6 और 12 पंजे 60। अब देखो टोटल कितना हो गया मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो ये कितनी हो रही हैं, अगर आप देखोगे चारों घंटियाँ 60 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, यानी कि 1 घंटा सुबह आप देखोगे
8 बजे से, ठीक है, ये कह रहे हैं ना एक साथ बजती हैं, 8 बजे से एक दोपहर 12 बजे तक, ठीक है, कितनी बार बजेंगी बताओ। ये 60 मिनट जो हैं, ये 60 मिनट में एक बार बज रही हैं, ठीक है, मतलब कि 1 घंटा हो गया ये हावर आप इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा, तो 4 घंटे होते हैं, कितना होता है, 8 से अगर आप 12 तक चलोगे तो 4 घंटे का समय होता है, तो कितनी बार बज जाएंगी बच्चे, ये 4 बार बजेंगी, 4 टाइम आपकी बज जाएंगी। तो ईजी है, मैंने कहा ना ये ईजी है, मैं ऐसा नहीं हूँ आपको हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ईजी वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने दिए हैं, ईजी वाले ही दिए हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए इंग्लिश वाले बच्चे, ये तो आप कर ही लिए हैं, है कि नहीं, 61। आइए देखिए सेकंड पढ़िएगा, स्टार्टअप वाला है। पैसेज स्टार्टअप हैव बिकम ए ड्राइविंग फोर्स इन टुडे एज इकोनॉमी embodying innovation, रिस्क टेकिंग। कुछ भी बोलो, इंग्लिश को पढ़ने में और इसको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है, ये रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। सिक्सटी 64 का करेक्ट आंसर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रीजनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। 65 का सबका वर्क कर देना है, प्लस प्लस के निशान लगा करके, इसमें भी आप यही करेंगे, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, जोड़ करके बता दो राइट आंसर क्या है। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टर, अब देखो यहाँ पर है ना अभाज्य, तो प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं, इसके कितने हैं, इस सबको भाग करो, इसको 4 से दो, इसको 4 से दो, कर सकते हो आप, निकाल देंगे, ये ईजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के चॉकलेट खरीदी, जिसमें टेम्पटेशन, सिल्क और डार्क चॉकलेट जोड़ी में है। अब जरा समझना, यहाँ पर इन्होंने टेम्पटेशन, डार्क चॉकलेट वगैरह वगैरह आपसे पूछ रहे हैं। आइए देखो जरा, ये कह रहे हैं आपसे कि मान लेते हैं चॉकलेटों की जो है, जैसे टेम्पटेशन चॉकलेट है, सिल्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक को तो टी से और एस से और डी से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। उसमें से 12 आप देखोगे टेम्प्ट्स, ठीक है, टी है, सिल्क चॉकलेट खरीदी हैं, और सिल्क कितनी है, टी प्लस एस जो खरीदी हैं वो कितनी है, 12 डैश 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 1 ऐसे खरीदी हैं उसने, 1 से 12 तक। उसने 20 सिल्क और डार्क खरीदी हैं, एस प्लस डी कितनी खरीदी हैं, 20 डैश 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 1 से, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उसने 18 डार्क और टेम्पलेट, मतलब कि डार्क प्लस टेम्पलेट कितनी, 18 डैश 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 1। इट्स क्लियर है नो, तो यहाँ तक। अब हमारे पास क्या हो गए, सभी चॉकलेटों की संख्या की गणना करें। अब देखो हमारे पास में 3 कलर हो गए, ठीक है, 3 मतलब कि यहाँ पर 3 जोड़े हमें बना दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई जो आपकी एसटीडी, अगर चॉकलेट की बात कर लें, एसटीडी चॉकलेट की, किसकी, एसटीडी चॉकलेट की अगर हम बात कर लें तो कितनी हो जाएंगी। देखो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर डी है, हमें यहाँ से किसकी निकाल देनी है, एसटीडी चॉकलेट। जब आप एसटीडी चॉकलेट की बात करते हो, इसको प्लस कर लेते ना, तो कितनी है, 25 आ जाएंगी जब आप इसको करोगे। अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में स्पेस है नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा, उसको ध्यान में रखना है। देखिए एसटीडी जो चॉकलेट है, अब टी बराबर अगर मैं कहूँ आपसे, टी बराबर 25 माइनस 20 बराबर कितना है, 5। फिर उसके बाद में एस बराबर कितना, 25, क्योंकि मैं इसके बराबर सभी का मान ले रहा हूँ, कितना था उसमें 18 था, बराबर 7। वहीं डी बराबर 25 कितना था, याद करिए, 12 था स्टार्टिंग में। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 13, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपकी हो गई होंगी। तो अगर आप देखेंगे जो आपकी चॉकलेट हो जाएंगी 5 7 13, इसका राइट आंसर होगा 5 7 13, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चॉकलेट ही जो आपको देखने के लिए मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 69, स्कूल में
मेडिकल चेकअप के लिए 2 लड़कियां और 3 लड़के क्या लिखे हैं ये, बेतरतीब ढंग से एक पंक्ति में बैठे हैं। बेहतरीन लिखना था इनको, बेहतरीन ढंग से एक पंक्ति में बैठे हैं। दोनों लड़कियों के एक साथ बैठने की संभावना ज्ञात करें। अब देखो जहां पर इनने बोला है कि 2 लड़कियां हैं, जरा समझना, यहां पर 2 लड़कियां हैं और 3 बॉय हैं। ठीक है, बॉय कितने हैं, सॉरी वन सेकेंड, हम लिख लेते हैं कि G बराबर कितने हैं 2 और B बराबर कितने हैं 3, क्योंकि लड़के 3 हैं 2 लड़के हैं। अब मुझे आपसे मैं पूछना चाहता हूं बच्चे, आप अगर देखेंगे मैं कहूं कि 2 लड़कियां बैठा देते हैं यहाँ, एक यहाँ, और लड़के कितने बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे। एक लड़का यहाँ पर बैठ जाएगा, एक लड़का यहाँ पर बैठ जाएगा, एक लड़का यहाँ पे बैठ जाएगा। भाई यही लड़के बैठेंगे कि नहीं। अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 लड़के बैठा दे, मान लो 3 लड़के बैठा दे, एक लड़का ये बैठ गया, फिर जगह छीकनी है लड़की बैठेगी, एक लड़का यहाँ बैठ गया, फिर जगह छीकनी है, एक लड़का यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब जरा मुझे बताइएगा, यहाँ पर एक लड़की बैठ जाएगी, यहाँ एक लड़की बैठ जाएगी, यहाँ एक लड़की बैठ जाएगी, यहाँ एक लड़की बैठ जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इन दोनों को अगर देख ले हैं तो 4 फैक्टोरियल, अगर जी का आप देखेंगे तो 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जी का आप देख रहे हो कितना 2 फैक्टोरियल। क्यों चीज पूछा, दोनों लड़कियों को एक साथ बैठाने की संभावना, ठीक है, लड़कियों को एक साथ, तो 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 1, तो 4 या 12, 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, अब इसका इंटू होगा ना, 24 दूनी 48, तो ये होगा 48। वहीं आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, तो 4 या 12, 24 पंजे जितना भी आएगा, ठीक है, ये 120 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको करोगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को यहाँ से, ठीक है, इसको भी रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये सब को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने लिख तो लिया ही है। देखिए 5 फैक्टोरियल है ना हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल, इसको कट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 पंजे 20, 20 या 60, और 6 दूनी 12, और 12 का 12, 120 ये आ गया। तो टोटल था कितना 48/120। अगर आप इसको काटेंगे तो आप काट पीट के आपका आंसर जो भी आएगा 2 बटे कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और ठीक है 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये आई थिंक आप देखोगे, सॉरी 15 चौका 60, ये आ जाएगा 5 या 15 और 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 2/5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको काटता हूँ सही से, जरा इसमें काटने में थोड़ा इशू हो गया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़का लड़की होने की संभावना है। 3 बच्चों वाले परिवार में, देखो मानो कि इसमें कितना है, 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़का होने की संभावना है, मतलब कि उसमें एक लड़का तो हो ही सकता है। अब 3 बच्चे हैं, अब आपको बताना है कि ऐसे कितनी संभावना हो सकती है, आपको ये बता देना है बस, और कुछ नहीं। जरा बच्चे मेरा एक सेकंड बात सुनो। मैं कहूँ आपसे कि कम से कम एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कम से कम एक हो सकता है ना, देखो मानो कि यहाँ पर बी था, जरा समझना, मैं कहूँ तीनों बॉय हो सकते हैं। भाई देखो अब या तो इसमें गर्ल्स हो सकती है क्योंकि 3 है, अब संभावना क्या हो सकती है, या तो गर्ल्स हो सकती है, ठीक है 2, और बॉय हो सकता है 1, या फिर बॉय कम से कम तो एक तो होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब बना लेते हैं सिचुएशन, देखिए क्या बनी है। मान लो कि तीनों बॉय हुए तो एक कंडीशन ये बन गई, तीनों बॉय ले लो। दूसरी कंडीशन ये भी बन जाएगी, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। एक कंडीशन ये भी बन जाएगी कि एक बॉय है,
2 लड़की हैं, एक ये भी बन जाएगी। एक बीच में ये भी बैठा सकते हो आप कि एक बॉय है, फिर यहाँ पर एक लड़की है, फिर ये बैठा नहीं, आपको संभावना याद करना, परिवार में कम से कम बैठाना, ठीक है। फिर एक ये भी संभावना व्यक्त हो जाएगी, एक लड़की है और इधर 2 बॉय बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी संभावना बन जाएगी, इधर भी लड़की है, इधर बॉय बैठा है, इधर भी लड़की है, और यहाँ पर आप देखोगे ये भी संभावना एक व्यक्त हो जाएगी। तो लगभग लगभग अगर मैं कहूँ कुल परिणाम अगर आप देखोगे तो इधर 4 हो गए, अब इधर एक और हो जाएगा, आप कहोगे डबल जी ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे, तो 4 इधर 4 इधर, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, टोटल कितने हो गए 8। लेकिन अनुकूल परिणाम में कम से कम एक लड़का तो होना बहुत जरूरी है। तो जो कितने होंगे, एक लड़का जरूरी होना है, तो 7 तो हो ही जाएंगे, तो 7/8 इसका हो जाना चाहिए था, 7/8 इसका हो जाना चाहिए। अगर कुल अगर होते तो 8 अगर हम करते तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8, ठीक है। कम से कम अगर एक अनुकूलन परिणाम है, संभावित तो 8 हो गए, ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए था 7, तो लेकिन अब इसमें सिंगल नहीं दिया है, तो 7/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, 2 प्रश्नों के उत्तर देकर के आपको बताना है, आइए देखते हैं। परिच्छेद पर है ना, ठीक है, ठीक है, परिच्छेद पर है ना। ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 1 से ये 70 नंबर हमने कर लिया है, 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए, आइए फास्ट वे में कर लेते हैं। देखिए परिच्छेद आपको पढ़ना है। मानव के चारों ओर विस्तृत ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है और मानव इसकी अपेक्षा नगण्य है। यदि हम ब्रह्मांड की विशालता, ब्रह्मांड में मानव की मूढ़ अवस्थिति और भविष्य में मानव जाति के अपरिहार्य अवसान पर विचार करें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से महत्वहीन प्रतीत हो सकता है। कई दार्शनिक के अनुसार हमारे महत्व के बारे में ऐसी चिंताएं एक सामान्य अधिनीतिशास्त्र भ्रम को दर्शाती हैं। वे ब्रह्मांडीय महत्व के विचार को ही खारिज कर देते हैं, जो स्पष्ट रूप से एक भूल है। ब्रह्मांडीय महत्वहीनता के बारे में चिंताएं वस्तुनिष्ठता या नकारात्मकवाद के बारे में अधिनीतिशास्त्रीय चिंताओं को व्यापक व्यक्त नहीं करती हैं, और हम ब्रह्मांडीय महत्व एवं इसकी अनुपस्थिति के कल्पना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह समझना भी संभव है कि ब्रह्मांड की विशालता हमें महत्वहीन क्यों अनुभव करा सकती है। यह पूर्व धारणा गलत सिद्ध होती है, लेकिन उन कारणों से नहीं जो सामान्यतः विकल्पित किए जाते हैं। वास्तव में ब्रह्मांड में हमारी असीम महत्ता भी संभव है, किंतु इस समय इसका स्पष्ट निर्धारण किया जाना कठिन है। उपयुक्त परिच्छेद पर पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। जैसे पहला है, ब्रह्मांड में मानव की महत्वहीनता को लेकर चिंताएं एक अधिनीतिशास्त्रीय भ्रम को दर्शाती हैं, क्या ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि ब्रह्मांडीय महत्व वस्तुनिष्ठ मूल्य का समानार्थी है। नहीं, देखो इसमें दर्शन भी आपका छुपा हुआ, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पूर्व धारणाएं मान्य है, तो ये इसका हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट बोले तो 72 नंबर, ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ए, ब्रह्मांड में मानव की महत्वहीनता से संबंधित चिंताएं मात्र मानवीय भ्रम का परिणाम है। बी, ब्रह्मांड की विशालता हमें महत्वहीन अनुभव कराती है। कराती वो नहीं है, वो करा सकती है, इसने एक यहाँ पर हिंट्स दिया है आपको, ठीक। सी में कह रहे हैं मनुष्य का ब्रह्मांडीय महत्व हो सकता है, लेकिन हम वर्तमान में इसका निर्धारण नहीं कर सकते। डी, ब्रह्मांडीय महत्व मुख्यतः दार्शनिकों के लिए चिंता का विषय है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, आप इसका करेक्ट आंसर इतने बताएं। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य का ब्रह्मांडीय महत्व हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपने कई चीज़ें देखी भी हैं, लेकिन हम वर्तमान में इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात ही उसने कही है।
आइए 73 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं। राहुल लूडो खेल रहा था, इसलिए उसने एक साथ 2 पासे उछाले। एक पासे पर 2 का गुणज था। ठीक है, एक पासे पर 2 का गुणज था। अब देखो पासा आपने देखा है, पासे में एक होता है, 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। एक पासे में मान लो ए जो था उस पासे में 2 का गुणज था, 2 दूनी 4, सॉरी 1 सेकेंड, 2 का गुणज क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही होंगे 2 के गुणज। ठीक है, दूसरे पासे में 3 के गुणज आने की प्रायिकता क्या है। अब दूसरे पासे में 3 के गुणज मान लो कि बी में क्या आ सकता है, 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। भाई पासे में यही होते हैं, तो इसकी प्रायिकता आपसे पूछी है, तो बताइएगा। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। बताइएगा बच्चे प्यारे, जो आपकी प्रायिकता पूछी है कितने मतलब कि कितने तरीके से। आइए अब समझ लेते हैं। चलिए देखिए इसको रफ कर देते हैं, मैंने अब समझा तो दिया है आपको, कर लेते हैं। देखो कितनी प्रायिकता होंगी। अगर हम 2 की प्रायिकता की बात कर लें तो 2 3 बन सकता है, एक तो 2 और 3 का दोनों का बन सकता है। ठीक है, एक बन सकता है 2 का आपके साथ में 6 का बन सकता है, एक बनेगा आपका 3 के साथ में 2 का बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी तो प्रायिकता बन सकती है ना, क्योंकि इन दोनों की। उसके साथ साथ आप देखोगे 3 का 4 के साथ में, क्योंकि एक इसका लेंगे हम। उसके पश्चात आप 3 का 6 के साथ में भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर 4 का आप 3 के साथ में, क्योंकि ये 2 की प्रायिकता है, ये 3 की है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा 4 का 6 के साथ ले लेंगे, फिर उसके बाद 6 के साथ हम लेंगे, 6 के साथ 2 ले लेंगे, और 6 के साथ में हम 3 की प्रायिकता बना देंगे, और 6 के साथ में ही हम 4 की प्रायिकता बना देंगे, और 6 के साथ में हम एक 6 की प्रायिकता भी बना सकते हैं। तो कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मतलब कि आपके 11 हो गए। इट्स क्लियर है नो, कितने हो गए, 11 आपके हो गए। ये है कितने आपके अनुकूली परिणाम। कौन से बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आपके अनुकूल जो परिणाम है वो ये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो वहीं अगर हम देखें संभावना जो अनुकूलित परिणाम होंगे, अगर इसकी संभावना व्यक्त कर लें तो लगभग वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 11/36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर संभावित परिणामों में, क्योंकि दोनों में इसमें है ना। तो अनुकूलित इतने हो गए, अब संभावित आप कितने बना सकते हैं, इसके 36 बना सकते हैं। एक है कि मैं आपको काउंट करूँ, ठीक है, तो आप भी काउंट करें जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। देखो 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, औसत आयु कितनी है, 50, 5 चौक 20, कितनी होगी, 200। उनकी आयु का अनुपात ये है, कितना है, 4:6:7:3। सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का योग ज्ञात करें। तो इसको योग कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 17 और 3 20, 20 बराबर कितना, 200। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, इससे ये काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10। कितना पूछा है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति की पूछा है, तो सबसे कम कौन है, डी है सबसे कम, मतलब कि 3 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, 30 होगा। इसमें 30 वर्ष, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो पार्ट नंबर 2 था उस पर भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे किया था, ठीक है, जो मिश्रण वाला था। दूध से भरे एक कैन से 7 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और फिर उसमें पानी भर दिया जाता है। फिर से मिश्रित में 7 लीटर निकाल ले जाते हैं और कैन को पानी से भर दिया जाता है। कैन में दूध की मात्रा और उसमें मौजूद पानी की मात्रा का अनुपात कितना है, 200 सेकेंड 225 अनुपात कितना, 31 है। कैन में दूध की मात्रा ज्ञात करें।
कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको हार्ड समझ बैठोगे, ठीक है, करिएगा तो आप कर सकते हैं। और आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते भाई, उसमें क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। आइए देखिए ज़रा समझते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। 1 सेकेंड, लैग कर रहा है क्या थोड़ा इंटरनेट की वजह से। देखिए करते हैं। आइए, मानो कि दूध और पानी के अनुपात की अगर हम बात कर लें तो कितने निकालना है, 7 निकाला है, तो 1 - 7 कितना है, टोटल मिक्सड है ना, 1 - 7 अपॉन m का कितना है, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, बटे ये आ जाएगा 1 - 7 बटे m का स्क्वायर। इट्स क्लियर नो। और ये कितना बराबर में दे रहे हैं आपसे, कितना, 225 बटे 31। अब इसका तिरछा गुणा कर लीजिएगा, ये 31 का ऊपर कर देंगे और आपका देखो, अब इसमें जो m है ये m से m कट जाए, ये से ये कट जाएगा, तो इसका ऊपर कर लेंगे, इसका नीचे कर लेंगे। अब दोनों का गुणा आप करें आपस में, ठीक है, जब आप दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, अगर आप जब इसकी गुणा करोगे, ठीक है, इसकी गुणा करनी है आपको बच्चे। अब मेरे पास में स्पेस होता तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर गुणा करके इसकी दिखाता, ठीक है। अब जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि m से m वहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 31 1 - 7 अपॉन m स्क्वायर बराबर 225, ठीक है। हम गुणा करेंगे आगे, ये आ जाएगा आपका गुणा में ही है ना, तो 1 माइनस का, अब इसमें आएगा 1 - 7 अपॉन m स्क्वायर। इट्स क्लियर नो। अब यहाँ से हमने 1m को घटा देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, अगर जब आप इसकी करोगे मल्टीप्लिकेशन, इसकी करोगे, सब कुछ गुणा करके लाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/7 अपॉन m का स्क्वायर बराबर 225 बटे 256, 225 बटे 56, क्योंकि इसका करोगे तो इसका, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। उसके पश्चात आज जब आप इसको काटोगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, 225 किसका होता है फिर 256, तो आप काटोगे 15 और 16 का, 15 15 256 और 16 16 200 और 15 15 225 और 15 15 16 16 256, तो ये आ जाएगा m 1 - 7 बटे m बराबर 15 बटे 16, ठीक है, 15 बटे 16। अब जब आप इसको देखोगे तो m का अगर बराबर देखोगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा ये आपका 112 लीटर। किसका पूछा था आपसे, आपसे पूछा था मिल्क का, ठीक है, मिल्क बोले तो m, तो 112 लीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क का आपसे पूछा है, तो मिल्क का कितना है, 112, ठीक है। चलिए, मिल्क का आपसे पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन का आंसर आप दें, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, दीजिएगा राइट आंसर। देखिए समझा देंगे आपको, कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है, एक तरफ लिख लेंगे मिल्क रेशियो वाटर, कितना अनुपात है, 1:7 और 9:7 है, कितना है, 9:7 है। जब दोनों कंटेनरों को मिलाया गया तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। अब तो इसका तो मिश्रण ही करना था, और तो कुछ भी नहीं था करना था। कैसे करना है मैंने इस पर समझा है, देखो इन दोनों का योग कितना हो गया, 1 और 7 का अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 8, इसका योग कितना हो गया 16, इन दोनों का कितना हो गया 16। भाई हुआ कि नहीं बताइएगा, 16 एलसीएम हुआ कि नहीं, एलसीएम इनका कितना हुआ 16, ठीक है। अब दोनों का पूछा है आपसे, दोनों का, ठीक है। पहला कंटेनर कितना है, पहला कंटेनर बताइए, पहला कंटेनर है आपका 8, तो कितना हो जाएगा 8/16, ठीक है, कितना हो जाएगा 8/16, तो आप कहोगे कितना 8 दूनी 16, इसकी कितनी बार जा रहा है 2 बार, इससे कितनी बार जा रहा है 1 बार। अब मान लीजिए 2 लीटर दूध ले लें आप, ठीक है, 2 लीटर अगर आप दूध लें और 14 लीटर आप पानी ले लें, तो फिर आप कर सकते हैं, दूसरे कंटेनर का निकाल लेंगे आप, ठीक है, 1/2 का करके आप निकाल लेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 आ गया तो 7 दूनी 14 और 2 1 ना 2, ठीक है, ये इसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। वहीं दूसरे का देख लो,
दूसरे का तो 1 ही आ रहा है, ठीक है, तो इसका तो 9 आएगा। जैसे हम ले रहे हैं तो 9/16, अगर आप इसका काट रहे हो तो 9 आ जाएगा एक का, यहाँ से देखो 1 ही है, 16 1, हाँ, तो ये आ जाएगा 1 का 9 और शार्प, ठीक है, इतना ही आएगा। तो साल्ट, अब दोनों को आपको जोड़ना है, किसका बताना है आपको, दूध और पानी का मिश्रण। देखो दूध और पानी का इसमें कितना है, 9 और 2 11 प्लस, और ये हो जाएगा 7 ही है ना, 7 7 14, क्लियर या नहीं। तो जब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसमें जब 14 है तो 14 में आपको 7 और मिला देना है, तो कितना हो जाएगा 14 7 21, तो इसमें क्या हो जाएगा 21। अब इसको काट दीजिए, बस वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्या आ जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी है तो इसमें कुछ नहीं, बताइएगा कुछ है तो हमें बताओ, कैसे नहीं होगा भाई। तो 11/21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताइएगा राइट आंसर। आपको भी साथ लेते चलेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रे साथी मरते दम तक, तो वही वाला है सो। बस आपको वीडियो को पोस्ट करना है और आंसर देने का प्रयास करना है। 71 72 राहुल was playing Ludo show. He tossed 2 dice. 74 4 person have a average age equal to 50 years. 7 liters of milk is drawn from a can full of milk and it is then filled. 75 76 the ratio of milk and water in the containers is 1:7 and 9:7. Find the ratio of milk and water when both of containers have been mixed. चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 77 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ टेस्ट नंबर 2 में। ये क्वेश्चन विषम संख्या ए और बी को नीचे दिए गए कथनों पे पढ़े। विषम संख्याएं हैं ये ए और बी, देखो ए और बी क्या है, विषम संख्या है, एक हो सकती है, ठीक है, एक को नहीं लेते हम, 2 3 5 7 9, ये क्या है विषम संख्याएं हैं, 1 नहीं लेते हैं, ठीक है, ये विषम संख्याओं में आते हैं। 2 आपकी सम संख्या होती है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। तो 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको बता देना है कथन, ठीक है, बताइएगा। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है हमेशा। आप जब करते हैं विषम प्लस माइनस, मान लीजिए आप करते हैं विषम प्लस माइनस विषम, तो हमेशा संख्या बनती है सम, ठीक है। अगर आप करते हैं विषम प्लस माइनस सम, हमेशा संख्या बनेगी आपकी विषम। और आप करते हैं सम प्लस माइनस सम, तो हमेशा संख्या बनती है आपकी सम। अगर विषम विषम की करेंगे सम बनेगा, सम सम की करेंगे फिर भी सम बनेगा, और यदि विषम और सम की करेंगे तो विषम करेगा। बस ये ध्यान आपको रखना है, और यही आपसे पूछा है। तो देखिएगा, अगर हम आपसे कहें पहला, अगर आपने लिया है माइनस, ये प्लस का है फिर ये माइनस का है, तो ये एक क्या है, एक सम संख्या है, तो क्या एक को आप सम संख्या मानोगे, बताइएगा। नहीं ना, तो ये एक सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, ठीक है। जब आप कर रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है, ये भी मान लीजिए आपने सम ले लिया, ये विषम ले लिया, तो क्या बनेगी, विषम बनेगी। देखो ये क्या है, ये प्लस का है ए, परंतु जो बी है वो माइनस का है, तो ए क्या बनेगा आपका विषम बनेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें सभी 3 तो होगा नहीं, सही वाला ये तो गलत हो गया। अब देखो जब आपके प्लस प्लस के होते हैं तो क्या हो जाता है, सम बनता है, बिल्कुल प्लस प्लस में आपका सही बनेगा। फिर कह रहे हैं कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, क्या विषम बनेगी, बिल्कुल। अगर आप प्लस 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 करेंगे तो क्या हो जाएगी, विषम आपकी बन जाएगी। तो आपका तीसरा भी सही है। तो इसमें कितने सही हो जाएंगे, तो 2 कथन इसमें क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। ये भी प्लस का है, प्लस प्लस माइनस होते हैं,
और माइनस प्लस भी माइनस होते हैं तो विषम ही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। सॉरी, सही चुनना है ना, 1 मिनट रुकिएगा, पढ़ें फिर सही आपको चुनना है। और ये कह रहे हैं आपसे ठीक है, हाँ ओके, ये है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये भी सम बनेगा। और ये प्लस प्लस बन रहा है, ये भी सम बनेगा, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का ये सम नहीं बनेगा, ये विषम बनेगा। तो पहले वाले में क्या बनेगा, विषम बनेगा। तो पहला गलत है, 1 और 2 सही है, मतलब कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देन नेक्स्ट, राहुल बाजार में निर्माण कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। कितने में, 24 दिन में पूरा कर सकता है। और रवि बाजार में उसी निर्माण कार्य को राहुल बराबर 24, रवि बराबर 36, प्रवीण की मदद से वे बाजार में निर्माण कार्य 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वो प्रवीण को ले लेते हैं, प्रवीण को, अगर आप प्रवीण को ले लेते हैं तो प्रवीण को आप 9 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिल करके। ठीक है, तीनों मिल करके, 1 सेकेंड, तीनों मिल करके, राहुल, रवि प्लस प्रवीण। इनका आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, 12 तिरसठ, 12 चौकन, 12 छक 72 और 9 छक्का 54, 9 अट्ठे 72, तो 72 ही आएगा। 9 अट्ठे 72, 36 दूनी 72 और 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 3 बार। ठीक है, हो गया। बस आपसे जिसका पूछा है, जैसे प्रवीण द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो प्रवीण द्वारा अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल तीनों का कितना है, आर प्लस आर बी प्लस पी बराबर कितना है, 8 है। अगर हम इसमें से माइनस कर दें किसका, आर प्लस आर वी रवि का, ठीक है, माइनस कर दें कितना है, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। तो 72 काम को 3 से करेगा तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, मतलब कि कितने दिन में, 24 दिन में कौन कर देगा, आपका प्रवीण पूरा कर देगा। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, जो इजी क्वेश्चन होगा वो आप चीजें करवाएंगे और क्या करेंगे फिर बताइएगा। क्वेश्चन, रितु ने अपने घर से कोचिंग स्थान 15 मिनट देरी से पहुंची। ओके, कितनी मिनट से देरी से पहुंची है, 15 मिनट देरी से पहुंच रही है। पहले पहुंचाओ भाई इसको, इससे कहो रीति से 1 सेकेंड, खांसी उठ रही है, सॉरी। रितु से कहो भैया पहले चले थोड़ा सा, ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, जो भी रितु है बुरा ना माने, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। रितु अपने घर से कोचिंग इस संस्थान 15 मिनट देरी से पहुंची। जब वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाती है। रितु के कोचिंग संस्थान और घर के बीच की दूरी क्या है। देखो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, देखो जरा समझना। जब रितु चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तो कितने मिनट देरी से पहुंचती है, तो देरी वाले को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है, बटे 60 बराबर। जब वो जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे से तो कितनी समय पहले पहुंच जाती है, ठीक है, पहले पहुंच रही है ना, 40 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो घटा देंगे बटे 60। इस 60 से ये 60 हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा 8t 15 अट्ठे, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, क्लियर, यही चीज़ें करनी है और तो कुछ आपको इसमें करना है नहीं, या और कुछ भी करना है ना, और तो कुछ नहीं करना आपको, बस यही चीज़ें करनी है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे 15 अट्ठे पर इसका टी का मान आ जाएगा 15 अट्ठे 120 होते हैं ना, 15 अट्ठे 120 बराबर ये हो जाएगा 90, ठीक है, 90, ये क्या है, प्लस है ना, हाँ प्लस, माइनस 9 चौक 36, 360, ये हो जाएगा t बराबर कितना, 0 8
4, गलत तो नहीं कर रहे ना? 15 अट्ठे 120 सही तो कर रहे हैं ना? तो टी बराबर इतना ही आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी बबुआ? 8 दूनी 16 17 सही है ना? 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड रुको। 0 4 2 24 टी का मान 24 आ गया। 1 सेकेंड रुकना जरा। 80 इंटू टी का मान 240 प्लस 15 बटे 60, ये हो जाएगा 5 5 255 4 3 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15। हाँ हो गया। तो ये जो इसका काट फीट के जब आप करोगे, जो मैंने आपको बताया है, जब आप इस तरीके से करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे, इसी तरीके से करना है आपको, जो मैं कर रहा हूँ यही मैटर आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से आपको करना है। ये आ जाएगा आपका, ऋतु की अगर पूछ रहा है, डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहोगे जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा आपका सी, मतलब कि 660। इट्स क्लियर नो? क्योंकि जो भी आएगा वो 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 से आप करोगे उधर जा करके तो वो हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये तो इजी है, इसमें तो फोल्ड करना है, और ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, क्या पूछ रहा है वो बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 6 बिंदुओं वाले चेहरे के विपरीत कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु वाले के विपरीत। अब देखो, जब फोल्ड करते हैं ना बच्चे, ऐसे करना है, इसका फोल्ड इससे होगा, इसका फोल्ड इससे होगा, और इसका फोल्ड इससे होगा। तो 6 के विपरीत पूछे हैं तो 6 के विपरीत तो 3 ही आएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है क्या नीचे? नहीं बच्चे, देखिए, तो ये आपका था टेस्ट नंबर, अगर हम देखें जो टेस्ट नंबर आपका 3 था सी सेट का, वह कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर आपका 6 होगा बच्चे, जो कि ज्योग्राफी बेस है, जीएस पर आधारित है। तो आज की क्लासेस में, ठीक है, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का जो है आपका उसको रिवाइज करते रहिएगा। मैंने उस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, ठीक है, बता दिया था, ताकि आपको इन्फॉर्म हो सके और आप रिवीजन कर सकें, ताकि टेस्ट में अपना परफॉर्म अच्छा कर सकें। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।